हेलो बच्चों, नमस्कार। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखी थी और हमने देखा था कि कौन कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कि डेल्टा ओ या 10 DQ की वैल्यू को अफेक्ट करता है ऑक्टाहाइड्रल लिगैंड फील्ड में। तो सबसे पहला और सबसे फॉरमोस्ट फैक्टर जो डेल्टा ओ को अफेक्ट करता है बेटा, वो क्या है? वो है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। और मैंने आपको एक लास्ट पॉइंट जो पिछले क्लास में लिखवाया था, वो क्या लिखवाया था कि साइनाइड एंड सीओ आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड। हमने यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म किया था। चाहे तो आप लिख लो दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड ब्रैकेट में बिकॉज ऑफ सिनर्जिक पाई बैक बॉन्डिंग। अब ये पाई बैक बॉन्डिंग क्या होता है, तो इसके बारे में बेटा हम डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले सेक्शंस में, आने वाले लेक्चर्स में। अच्छा, आप एक बात ध्यान रखो बेटा, जो भी मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ वो मैक्सिमम 20 मिनट या 30 मिनट का होता है। तो मेक श्योर किया करो कि आप लेक्चर्स को बड़े ही आराम से एक दिन में 2-3 लेक्चर्स आप कवर कर लिया करो, ठीक है ना? छोटे लेक्चर्स होते हैं तो पढ़ने में भी थोड़ा सही रहता है। चलिए, अच्छा, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड्स आई बिलीव आप रिवाइज करके आए होंगे। जैसे आप इसका मतलब समझो, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड कैसे इफेक्ट करता है। जैसे मान लो मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया FeCN6 3-, समझो FeCN6 3- में बेटा CMI है Fe+3, और Fe+3 जो है ये बेसिकली आपका 3D5 कॉन्फ़िगरेशन है। इट इज बेसिकली 3D54S0। ठीक है बेटा। अब अगर ये 3D54S0 ऑफ कोर्स 4P0 4D0 होता है, ठीक है ना? जो मैं बात को सब बता रहा हूँ उसको आप ढंग से समझना। तो अगर मैं इसका एटॉमिक ऑर्बिटल बनाऊं तो ये हो गया 3D5, दिस इज 4S0, ये हो गया 4P0, और ये मान लो हो गया 4D0। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर मैं इसको देखूं एज पर CFT के अकॉर्डिंग जो 3D ऑर्बिटल है, इसको मैं दो पार्ट में तोड़ूंगा। नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं T2G, ऊपर वाले को EG। अब साइनाइड क्या है? साइनाइड आपका SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में क्या होगा? डेल्टा ओ की वैल्यू बड़ी होगी पी से। जब डेल्टा ओ की वैल्यू बड़ी होगी पी से, मैंने पिछले लेक्चर से बताया था, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना अवॉइड करेगा, ईजी में जाना अवॉइड करेगा, एंड पेयरिंग विल बी फेवर्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे हम? 1 2 3, फिर ये 4 और ये 5। तो दिस इज द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एज पर CFT। तो एज पर CFT क्या हो गया? T2G 221 EG00। यही अगर आप VBT के अकॉर्डिंग करते हैं बेटा, समझो VBT के अकॉर्डिंग, हालांकि VBT ने हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कोई आइडिया नहीं दिया। VBT में हम ये देखते थे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं, ठीक है ना? VBT आप बिना CFT पढ़े समझ नहीं सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना? तो VBT में हम क्या कर रहे थे? हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर दे रहे थे, याद आ रहा है? तो अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती तो ये ऐसे हो जाता, 1 2 3 4 5। ऑफ कोर्स 4S0 खाली, 4P0 खाली, और 4D0 भी खाली। जरा देखो तो बेटा, यहाँ पे 2 खाली, यहाँ पे 2 खाली, 2 2 1 इलेक्ट्रॉन, 2 2 1 इलेक्ट्रॉन। अब आपको CFT और VBT के बीच में जो कड़ी है वो समझ में आ रही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि देखो जरा, क्या Fe+3 FeCN6 3- है बेटा, अंदर के 2 d ऑर्बिटल खाली है कि नहीं? और अगर अंदर के 2 d ऑर्बिटल खाली हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? D2sp3। अंदर के 2 d ऑर्बिटल खाली हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? D2sp3। इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है एंड हेंस इट इज पैरामैग्नेटिक। आई बिलीव आप मेरी बात समझ पा रहे हो। आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना? जहां भी हो पाए लेक्चर्स को पॉज लो, समझो मैं आपके साथ हूं, ठीक है? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैंने एक और कॉम्प्लेक्स लिया FeF6 3-, ठीक है? अगर मैं FeF6 3- लूं तो आप फिर से देखो बेटा,
Fe(F6) 3- में CMI फिर से क्या है, Fe+3 है, Fe+3 है, तो ऑफ कोर्स ये अगेन क्या होगा बेटा, इट विल बी a 3d5 4s0 4p0 4d0 कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बनाऊं बेटा, तो 1 2 3 4 5, 3d5 हो गया, 4s तो खाली ही रहेगा साहब, 4d भी खाली रहेगा, मतलब 4p भी खाली रहेगा। मैं थोड़ा इसको करेक्ट कर देता हूँ। हाँ बेटा, 4p भी खाली रहेगा और 4d भी खाली रहेगा। ठीक है, अगर मैं VBT के अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग कराऊं तो ये हो गया। नाउ फ्लोराइड इज अ वीक फील्ड लिगैंड, पढ़ लिया हमने पिछले लेक्चर्स में। वीक फील्ड लिगैंड है तो डेल्टा O कम होगा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग अवॉइड करेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा, 1 2 3, आगे सोचो, हाँ ऊपर जाएगा 4 5, तो क्या हो गया, T2G111 Pg11 Pg11। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या देखो तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है, एक इलेक्ट्रॉन सब में है। अब देखो क्या इसमें, क्या इस वाली स्पीशीज में अंदर के 2d इलेक्ट्रॉन, अंदर के 2d ऑर्बिटल, क्या वो खाली हुए? नहीं, d ऑर्बिटल अंदर के खाली नहीं हुए। तो इस बार हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? ये तो ज्यादा हो गया ये, एक मिनट, एक s 3p और 2d, और इस बार d कौन सा है, बाहर वाला, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये लो स्पिन है, सॉरी ये कैसा है, हाई स्पिन है। समझ में आ रहा है, और ये स्पिन फ्री, याद आ रहा है, बताओ। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, क्योंकि आउटर डी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिमिलरली मैं पहले ही बता चुका हूं, पिछले वाले एग्जांपल को हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें इनर डी पार्टिसिपेट कर रहे थे, कहा गया ये वाला, इसमें अंदर वाले डी पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एंड ऑफ कोर्स नीचे वाले इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले कंपाउंड में कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाया मैग्नेटिक। कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है तो कैसा हो गया, डाया मैग्नेटिक। तो कहने का मतलब ये है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करता है एज पर VBT, एंड एज पर CFT हमने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में डेल्टा हो ज्यादा होता है तो पेयरिंग फेवरेबल होता है। तो आप दोनों की कड़ियों को आप समझो, यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, श्योर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में जब हम स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको ये बताया था कि इन जनरल लिगैंड अप टू ऑक्सीजन डोनर आर वीक फील्ड लिगैंड, एंड बियॉन्ड ऑक्सीजन दे विल बी अज्यूम्ड इन जनरल टू बी अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। इसमें हालांकि आप एक बात नोट करो, इंपॉर्टेंट, मैं लिख दे रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, ऑक्सीजन डोनर लाइक वाटर एंड C2O4 2- जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलेट टू, आर इन जनरल weak field ligand. However, with cobalt+3, they act as strong field ligand. Very very important. क्या बोल रहा है, कह रहा है ऑक्सीजन डोनर्स लाइक वाटर एंड ऑक्सलेट होते तो हैं इन जनरली वीक फील्ड लिगैंड, लेकिन लेकिन बेटा कोबाल्ट+3 के साथ दे विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंड एज सच कोबाल्ट H2O6+3, जैसे मान लो मैंने ले लिया, इसमें कोबाल्ट+3 में D6, कोबाल्ट OX33- कोबाल्ट+3 में है D6। अगर वाटर और ऑक्सलेट इनके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का काम कर रहा है तो कैसे भरेगा,
डी ऑर्बिटल 1 2 3, और चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो डेल्टा ज्यादा होगा पी से, 4 5 6। अंदर के 2 डी खाली रहेंगे ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इट इज डायमैग्नेटिक, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड। और T2g और Eg का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, T2g 222 Eg 00। सर कोबाल्ट प्लस 3 में ऐसा खास क्या है कि वाटर और ऑक्सलेट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो गए। सब्र करो, अभी जस्ट इसको मैं समझाऊंगा आगे। लेकिन ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप दिमाग में रखो। जो भी पॉइंट्स मैं आपको अभी अलग से लिखवा रहा हूं उनको दिमाग में रखो आप। बाद में हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे जिनमें कुछ क्वेश्चंस 80% क्वेश्चंस जनरलाइज्ड होंगे, लेकिन ये जो कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं अलग से, इनको आप दिमाग में जरूर रखिएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेकेंड फैक्टर पे। सेकेंड फैक्टर जो कि डेल्टा ओ को अफेक्ट करता है बेटा, तो हम लिख सकते हैं क्या, वेदर द CMI belongs to 3D 4D या 5D सीरीज। आप एक बात समझना पहले मेरी, देखो बेटा, अगर मैं पीरियोडिक टेबल लूं बेटा, ध्यान से मेरी बात समझना, मैं आपको 11th की चीजें भी रिवाइज करा रहा हूं। अगर मैं, अच्छा यहाँ होता है एस ब्लॉक का एलिमेंट, यहाँ होता है पी ब्लॉक का एलिमेंट, यहाँ होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट, है ना। अगर मैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं, जो कि आप पीरियोडिक में आप देखते हो इनकी प्रॉपर्टीज को, फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए याद करो, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते थे साइज बढ़ती थी, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते थे एटम्स का साइज, एटम का रेडियस बढ़ता था। साइज बढ़ रहा है इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रहा होगा, कम हो रहा होगा, है ना। तो फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट हम क्या लिखेंगे, डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता था, डिक्रीज करता था। हालांकि फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, याद करो अब दिमाग में रखो, डी ब्लॉक एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो एक तो डी ऑर्बिटल की शील्डिंग बहुत पुअर होती है, और स्पेशली 4D से 5D के बीच में क्या होता है, 4f इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होने लगती है, f ऑर्बिटल की शील्डिंग और भी पुअर होती है। तो जब शील्डिंग पुअर होती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, बढ़ता है। तो फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप दिमाग में रखो। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए, सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए डाउन द ग्रुप जाने पर जेड इफेक्टिव क्या करता है, बढ़ता है, जबकि एस और पी ब्लॉक में इन जनरल ये घटता है। अब जब ये बता दिया गया, अब आप आगे समझो। जैसे मान लो मेरे पास है जैसे मान लो मैंने कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ले लिया, जैसे मान लो मैंने लिया कोबाल्ट +3, नीचे आया रोडियम +3, नीचे आया इरिडियम+3। कोबाल्ट +3 3D सीरीज का है, उसी ग्रुप में नीचे रोडियम +3 4D सीरीज का है, उसी ग्रुप में नीचे इरिडियम 5D सीरीज का है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे जैसे मैं 3D से जाऊंगा 4D में, ध्यान से सुनना, 4D से जाऊंगा 5D में, वैसे वैसे क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव जब बढ़ेगा, मेरी बात समझो, जेड इफेक्टिव जब बढ़ेगा तो लिगैंड लिगैंड को CMI और अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कोबाल्ट से हम गए रोडियम, रोडियम से हम गए इरिडियम, जैसे जैसे हम कोबाल्ट से गए रोडियम, रोडियम से गए इरिडियम, जेड इफेक्टिव क्या किया, बढ़ा। जब जेड इफेक्टिव बढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, तो CMI लिगैंड को और आसानी से अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं, बताओ। ये बात समझ में आ रही है, तो क्या होगा, लिगैंड विल बी मोर इन proximity with CMI। अब जब लिगैंड CMI के और करीब जाएगा, इसका मतलब मेटल लिगैंड इंटरेक्शन बढ़ा, मेटल लिगैंड का आपस में इंटरेक्शन बढ़ा, और जब मेटल लिगैंड का आपस में इंटरेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल,
मतलब डेल्टा ओ या 10 DQ की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो रिपीट करते हैं, 3D से जाएंगे 4D, 4D से जाएंगे 5D में, Z इफेक्टिव बढ़ेगा CMI का, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो इसका मतलब लिगैंड अब और भी ज्यादा अप्रोच करेगा CMI को। जब लिगैंड CMI को और भी ज्यादा अप्रोच करेगा, अब लिगैंड और CMI के d ऑर्बिटल्स और भी अच्छे से आपस में इंटरैक्ट करेंगे, घुले मिलेंगे। क्या होगा? d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग और बढ़ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर जैसे मान लो मैंने कॉम्प्लेक्स लिया, कोई लिगैंड सेम रखो, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखो, बस अगर मैं CMI चेंज करूं, जैसे मान लो ये है। देखो जब भी आप कोई चीज कंपेयर करते हो ना बेटा, तो बाकी सारे फैक्टर्स हैज टू रिमेन कांस्टेंट, बस जिसको कंपेयर कर रहे हो उसको आप चेंज करो। तो क्या हुआ, मान लो इसका डेल्टा ओ है डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा 1 से बड़ा है डेल्टा 2 से बड़ा है डेल्टा 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। इनफैक्ट इनफैक्ट मैं एक बात और बता दूं आपको। इनफैक्ट डेल्टा इंक्रीजेस बाई ऑलमोस्ट 30% फॉर फॉर ऐसा लिखता हूं। इनफैक्ट डेल्टा ओ इंक्रीजेस बाई ऑलमोस्ट 30% ऑन मूविंग फ्रॉम 3D to 4D एंड 4D to 5D, 30% ईच। मतलब जैसे समझो, जैसे इसका डेल्टा 1 जो है वो डेल्टा डेल्टा 2 बड़ा होगा जो डेल्टा 1 से, कितना ज्यादा? 30% बढ़ के। और डेल्टा 2 से बड़ा क्या होगा? डेल्टा 3। कैसे? 30% से ऑलमोस्ट बढ़ के। ये एक डेटा है जो कि आप दिमाग में रख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब आई कैन से कि डेल्टा 2 इज अप्रोक्सीमेटली डेल्टा 1 प्लस 30% ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 3 इज ऑलमोस्ट डेल्टा 2 प्लस 30% ऑफ डेल्टा 2। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चूंकि बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स जो डेली में दिया रहता है, तो मैं ये बात बता रहा हूँ आपको। इससे एक कंक्लूजन और निकला, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? देखो बेटा, जो SFL या WFL का जो कॉन्सेप्ट है मेरे बेटा, जो SFL या WFL का कॉन्सेप्ट है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 3D सीरीज एलिमेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये लगता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? 3D सीरीज एलिमेंट के लिए। लेकिन अगर मैं 4D या 5D सीरीज एलिमेंट के लिए आऊं, तो बताओ लिगैंड कैसा रहेगा? SFL या WFL? इसके लिए कोई भी लिगैंड हो वो हमेशा कैसा रहेगा? SFL। क्यों? आप समझ गए होगे कि 3D और अरे कि 4D और 5D सीरीज में डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? अच्छी खासी बढ़ जाती है। और जब डेल्टा की वैल्यू अच्छी खासी बढ़ गई, तो लिगैंड कोई भी हो वो हमेशा कैसा रहेगा? SFL। तो चाहे वाटर हो, फ्लोरीन हो, कुछ भी हो, 4D 5D सीरीज के लिए कैसा रहेगा? SFL। जबकि 3D सीरीज के लिए हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की आवश्यकता पड़ेगी, हमें चेक करना पड़ेगा कि वो WFL है या SFL। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्टर, थर्ड फैक्टर जो हमारा डेल्टा ओ की वैल्यू को इफेक्ट करता है बेटा, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI। अगर आपने पिछला पॉइंट समझा है तो ये पॉइंट भी आप समझ जाओगे। सिमिलरली ये इसमें क्या है, जैसे जैसे आप समझो, मैं पहले पॉइंट लिख देता हूं। हायर इज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI, greater will be Z effective and hence higher will be डेल्टा ओ। समझ गए होगे? जैसे मान लो मैंने लिया Fe+3 और मैंने लिया Fe+2, तो क्या होगा? Fe+3 का Z इफेक्टिव क्या है? ज्यादा है Fe+2 से, तो Z इफेक्टिव बढ़ा, तो अगेन क्या होगा? लिगैंड जो है वो मेटल को और अप्रोच करेगा। जब लिगैंड मेटल को और अप्रोच करेगा, तो मेटल लिगैंड इंटरेक्शन, पिछली कहानी बिल्कुल, मेटल लिगैंड इंटरेक्शन बढ़ेगा।
जब मेटल लिगैंड इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपस में घुले मिलेंगे, तो डेल्टा ओ भी क्या करेगा और बढ़ेगा। तो अगर मैं डेल्टा की वैल्यू कंपेयर करूं तो Fe+3 का ज्यादा होगा Fe+2 से, कोबाल्ट+3 का ज्यादा होगा कोबाल्ट+2 से, निकल प्लस टू का ज्यादा, सॉरी निकल +4 का ज्यादा होगा निकल+2 से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कॉपर+2 का ज्यादा होगा कॉपर+1 से। ठीक है ना? अच्छा, इनफैक्ट एक ऑब्जर्वेशन और है कि अगर आप 3D सीरीज में +3 और +2 वाले को देखो, तो +3 वाले का जो डेल्टा होता है वो ऑलमोस्ट 50% ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ +2। मतलब डेल्टा ओ ऑफ, ऐसा लिखता हूं मैं कि डेल्टा ओ ऑफ Fe+3 is equals to delta O of Fe+2 plus 50% more, almost equal to plus 50% more of delta O of Fe+2। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, इसके लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल समझो क्या। जैसे अगर मैं लूं NiF6 4 माइनस और मैं लूं NiF6 2 माइनस, तो यहाँ पे निकल किस में है? +2 में है। यहाँ पे निकल किस में है? +4 में। आप जरा देखो, चूंकि अच्छा निकल+2 ये आपका 3D8 कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक एक बात मैं ढंग से समझा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे जो कि हम डायरेक्टली करेंगे, इसलिए ये सारी बातें आपको पढ़नी है, समझनी है। ठीक है ना? अच्छा, फ्लोराइड क्या होता है? फ्लोराइड आपका होता है WFL। अब चूंकि फ्लोराइड WFL है, 3D8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अंदर के डी ऑर्बिटल तो खाली है नहीं। ठीक है ना? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2। अगर मैं NiF6 2 माइनस देखो तो निकल यहाँ +4 में है। निकल +4 क्या हो गया? आर्गन 3d6 4s0 4p0 4d0। अब फ्लोराइड इन जनरल तो होता है WFL, लेकिन निकल +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है, जेड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए फ्लोराइड यहाँ पे बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल +4 फ्लोराइड बिकम्स SFL, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये SFL की तरह काम करेगा तो अब क्या हो जाएगा? 3d6 भरिए आप, 1 2 3, चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डेल्टा बढ़ गया, पेयरिंग होगी 4 5 6, अंदर के 2 डी खाली हो गए ना, तो ये क्या हो गया? अब D2sp3 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आउट, ये कैसा हो गया? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जबकि ये कैसा था? बाहर वाला डी पार्टिसिपेट किया तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। अरे इसीलिए तो कोबाल्ट+3 का भी किस्सा यही था बेटा। कोबाल्ट+3 पे न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना कि ऑक्सलेट और वाटर दे स्टार्ट बिहेविंग एज SFL। यही रीजन था बस। ठीक है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। मैं एक पॉइंट और लिखता हूं यहां से, क्या? फॉर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी CMI, वो CMI चाहे 3D का हो, चाहे 4D का हो, चाहे 5D का, आप खुद सोचो। जब 3D सीरीज के एलिमेंट का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी लिगैंड को SFL कर सकता है, तो 4D और 5D की तो स्प्लिटिंग पहले से ही ज्यादा थी, उनका तो +4 और स्प्लिटिंग करेगा ना। तो फॉर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी CMI, all ligands behave as SFL, all ligands behave as SFL। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? समझ में आ गया? क्लियर है? चल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको दिमाग में रखना है। ठीक है? यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए। चलिए,
ठीक है? तो थोड़ा-सा चीज़ों को थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट एक्सेप्शंस या पॉइंट थे, इम्पोर्टेंट जो नोट्स थे, उनको मैं लिख देता हूँ फिर से ताकि आपके दिमाग में रिवाइज़ हो जाए। पहला क्या? वाटर और ऑक्ज़लेट इन जनरल, मेरे साथ आप बोलो मन में, इन जनरल कैसे होते हैं? WFL, लेकिन कोबाल्ट प्लस 3 के साथ क्या होता है? ऑक्ज़लेट एंड वाटर दे एक्ट एज SFL। कोबाल्ट प्लस 3 D6 होता है, इसलिए COH2O6 प्लस 3 and COOX3 3 minus, they are D2sp3 hybridized low spin inner orbital complex। PYQs रहे हैं बेटा ये सब। हालांकि अगर आप ये लो COF6 3 या COH2O3 इनमें द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 and they are outer orbital complex। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? सेकेंड पॉइंट क्या था कि NiF6 2 अभी जस्ट मैंने लिखा NiF6 4 यहाँ +2 में, यहाँ +4 में, दिस इज D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि निकल +4 के लिए फ्लोराइड एक्ट एज WFL, सॉरी इट विल एक्ट एज SFL, और जबकि दिस इज sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड बेटा, यहाँ पे दिस विल एक्ट एज WFL। This is outer orbital complex, this is inner orbital complex। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब? जब आउटर वाला डी पार्टिसिपेट करे ND। इनर ऑर्बिटल कब? जब अंदर वाला डी पार्टिसिपेट करे। ये VBT में बताया गया, रिवाइज करना, ठीक है? ये 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट और क्या? अमोनिया नाइट्रोजन डोनर इन जनरल इट इज SFL, however with manganese +2, iron +2, cobalt +2, nickel +2, ammonia will act as WFL। very very important। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? and as such MnNH3 6+2, manganese, iron, cobalt, nickel, they all will be sp3d2 outer orbital complex, ठीक है ना? तो पिछले 3 लेक्चर में जहां से मैंने आपकी CFT पढ़ाई थी से लेके आज तक मैंने आपको जो भी बताया, इनको आप ढंग से पढ़ो बेटा। इन थॉट प्रोसेस को आप दिमाग में बैठाओ, जैसे जैसे बता रहा हूं बिल्कुल आप वैसे सोचो, अपने दिमाग को आप ट्रेन करो, ठीक है ना? इन्हीं सारे पॉइंट्स को आप दिमाग में रखोगे तो आगे चल के हम क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए फिर दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू बेटा, थैंक यू।